आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की, जो कि उसके बेस पर मैथ का एक सिंपल पेपर है। और ये सिंपल पेपर में एक नंबर के क्वेश्चन है 20, और इस 20 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे उसको हम रिवाइज करेंगे और समझेंगे। तो एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। देखिए, ये जो पूरा सैम्पल पेपर है ये 2023 बोर्ड एग्ज़ाम्स के बेस पर सैम्पल पेपर है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है 20, और इस 20 क्वेश्चन के हर एक का मार्क एक एक दिया है साइड में, और हर एक क्वेश्चन को आप देख सकते हो 1 2 3 4। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए और बी क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी हैं। ए का फॉर्मेट है पी क्यू, यानी ए की जो वैल्यू है पी क्यू और क्यू के पावर 4 है, ठीक है। बी की जो वैल्यू है वो है पी स्क्वायर क्यू के पावर 3, ठीक है। जहाँ पे पी और क्यू क्या है, प्राइम नंबर से है। पी और क्यू प्राइम नंबर से क्या मतलब है, जैसे प्राइम नंबर किसे बोलते हैं आप समझ रहे होगे, कि ऐसा नंबर जो और अपने आप से कटे, जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, मतलब खुद से कटे और 1 से कटे। कहने का मतलब ये, जैसे 5 है 1 से भी कटे और 5 से भी कटे, ठीक है। 2 है ये खुद से कटेगा, यानी 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है। बस प्राइम नंबर उसी को बोलते हैं जो सेल्फ कटे हैं और 1 से कटे, ठीक है। क्लियर। तो ये दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है, पी और क्यू। यहाँ पे एचसीएफ ऑफ ए बी, यानी ये जो पहला नंबर है ए ये रहा और बी नंबर ये रहा, इनका जो एचसीएफ है वो इस फॉर्म में है, पी के पावर एम और क्यू के पावर एन है, ठीक है। और एलसीएम जो है इनका एचसीएफ ये रहा आपका, और एलसीएम की जो वैल्यू है पी के पावर आर और क्यू के पावर एस है। आपसे पूछा है कि एम प्लस एन बाई एम प्लस एन इंटू आर बाई एस, यानी एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एम प्लस एन निकालना पड़ेगा। तो एम प्लस एन कैसे निकलेगा, तो आप देखिए एचसीएफ की वैल्यू जो है पी के पावर एम और क्यू के पावर एन। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का कॉमन सा मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए पहला नंबर मेरा ए ये रहा, बी ये रहा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा क्या, यानी देखो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन हो। तो जैसे देखो p के पावर 3 और p के पावर 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, p के पावर 2। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, p के पावर 2 एक हो जाएगा, क्योंकि देखो ये कॉमन है, p के पावर 2 हो गया, एक निकल गया। अब यहाँ पे q के पावर 4 है, यहाँ पे q के पावर 3 है, तो दोनों से क्या निकाल सकते हो, q के पावर 3। क्या निकाल सकते हो, q के पावर 3, यानी m की वैल्यू और n की वैल्यू हमें पता चल गई। m की वैल्यू हो गई आपकी 2 और q की वैल्यू हो गई 3। क्लियर कट। m की वैल्यू 2। भाई एचसीएफ का मतलब ही क्या है कि इसमें से कॉमन होनी चाहिए, कॉमन फैक्टर। तो देखो यहाँ पे p के पावर 3 था, यहाँ पे p के पावर 2, तो दोनों जगह से आप देख सकते हो दो कम से कम p निकल सकता है। यहाँ से p 2 आ सकता है, यहाँ से भी p 2 आ सकता है। दैट मीन्स p के पावर 2, यहाँ पे q के पावर 4, यहाँ पे q के पावर 3 है, यानी 3 पावर यहाँ पे 4 पावर है, तो हम 3 पावर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया p के पावर 2 q के पावर 3। तो m की वैल्यू आ गई और n की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। m और n की वैल्यू, ठीक है, सॉरी m और n की वैल्यू आ गई, ठीक है। m और n की वैल्यू आ गई। अब दूसरा क्या है, हमें एलसीएम दिया है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब जैसे ए नंबर मेरा ये रहा, बी नंबर ये रहा, इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो देखो यहाँ पे p के पावर 3, यहाँ पे p के पावर 2 है, तो यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तो p के पावर 3 हो जाएगा। आप समझ सकते हो क्यों, कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे p के पावर 2 है ना, इस 3 को डिवाइड कर देगा, p के पावर 3 को डिवाइड कर देगा तो p बचेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे देखो लिखा है 20 और यहाँ पे लिखा है 30, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो चेक कर सकते हो 60 होगा। देखो कैसे, 23 जा 60, 32 जा 60। वही बात है, जैसे p के पावर 2 लिखा और p के पावर 3 लिखा, बोल दिया इसका कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो यही बड़ा वाला होगा p के पावर 3, क्योंकि p के पावर 2 इसको डिवाइड कर देगा, ये हो गया। अब q के पावर 4 है, q के पावर 3 है, तो यहाँ पर q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q के पावर 4। दिक्कत कुछ, तो यहाँ से हमें r प्लस एस मिल गया, यानी r की वैल्यू ये रही, s की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो आप लिख सकते हो r इक्वल टू 3 और s इक्वल टू 4। दिक्कत कुछ नहीं, ठीक है। हमें यहाँ पे समझना था चीज़ों को कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है, प्राइम नंबर है क्या। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, बस क्लियर कट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर एस आ गया, तो हमसे पूछा क्या था, आर प्लस एस, तो 4 3 7, एम प्लस एन 3 2 5, 5 × 7 यानी 5 7 जा 35, दैट इज ए सी ऑप्शन, ठीक है।
तो देखिए मैंने इतना कुछ लिखा, तो इसमें आपको बस सेंस होना चाहिए कि हमें एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये पी क्या था, प्राइम नंबर था, क्यू भी प्राइम नंबर, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मान लो x के पावर 6 y है और x के पावर 7 y है, तो इनका y इसका एलसीएम क्या होगा? दो नंबर है, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, तो एलसीएम का मतलब ये बताया। यहाँ पर y देख रहे हो, यहाँ पर y के पावर 2 देख रहे हो, तो जो हाईएस्ट पावर है उसको लिख लो 2। x के पावर 7 x के पावर 6 है, तो x के पावर 7 लिख दो, बस हो गया, दैट इज एलसीएम। अभी बोल दे इसका एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ आप बता सकते हो। इसमें जो कम पावर है दैट इज x के पावर 6 x के पावर 7, इसमें सबसे कम पावर कौन है? x के पावर 6, यहाँ पर y के पावर 1, यहाँ पर y के पावर 2, तो y के पावर 1 दैट इज एचसीएफ। ओके, तो बस यही जानना था कि कॉमन फैक्टर, नाम से ही क्लियर है। अगर आप डाउट में हो तो बस ये काम कर लेना, एलसीएम निकालने के लिए सबसे x का हाईएस्ट पावर ले लेना दोनों में से, अगर 3 होंगे तो 3 में से हाईएस्ट पावर ले लेना, ठीक है। और जो हाईएस्ट पावर y का होगा वो ले लेना है। एचसीएफ निकालना होगा तो लोएस्ट पावर, ओके, इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आइडिया हमें समझने के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक p प्राइम नंबर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज ए फैक्टर ऑफ p, ठीक है। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसका रूट्स क्या हो, फैक्टर ऑफ p हो, ठीक है। ठीक है ना, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज ए फैक्टर ऑफ p, यानी जो p के फैक्टर होंगे उसका, तो p प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होगा? p होगा खुद और 1 होगा। जैसे आप 5 लिखते हो, 5 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 5, तो पहला रूट ये रहा, दूसरा रूट ये रहा, ठीक है। अभी रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स का मतलब ऐसी वैल्यू जो इसमें पुट कर दिया जाए किसी भी इक्वेशन में, तो पूरी चीज़ क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो हो जाए, ठीक है। जैसे आप समझ लो यहाँ पे, जैसे आप एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो x² - 6x + 4, अभी यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दिया जाए? सपोज a रख दिया जाए, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? जीरो। तो a क्या हो गया? इसका रूट्स हो गया। क्या हो गया? रूट्स हो गया। क्लियर कट, ठीक है। तो वही पूछा है आपसे कि अगर एक रूट्स p हो और एक 1 हो तो कैसा इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो जानते हो कि एक हम लोग फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, x² - सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिखते हैं उनके रूट्स के टर्म में ऐसे, x² - सम ऑफ रूट्स इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। ये अल्फ़ा क्या है? पहला रूट्स है, बीटा क्या है? दूसरा रूट्स है। और रूट्स होते क्या है? रूट्स वैल्यू होते हैं। जैसे x की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट किया a, तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी? जीरो, ठीक है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन क्या बन गया? तो ये रहा, दैट इज़ योर आंसर इज हियर, ठीक है। बी आप चेक कर सकते हो, डायरेक्टली दिख रहा है। ये फार्मूला को याद होना चाहिए, दिस फार्मूला विल बी रिमेंबर, ठीक है। आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि अल्फ़ा बीटा जीरोज़ हैं पॉलिनोमियल के, f(x) हैं, ठीक है। लिखा है अल्फ़ा और बीटा क्या है? इसके जीरोज़ हैं। जीरोज़ मतलब कि अगर आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा। और दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर है, तो p की वैल्यू क्या है, ठीक है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा है, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या होगी? तो देखो ध्यान से, आप पढ़े क्या हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपन ने पढ़ा होगा आपने कंसेप्ट। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 है, तो a क्या होता है? नंबर होता है, b भी क्या है? नंबर है, c भी क्या है? नंबर है। अभी हम इसका सम ऑफ रूट्स बताते हैं, यानी पहला रूट्स प्लस दूसरा रूट, तो क्या फार्मूला होता है? -b/a। तो -b का मतलब क्या हो जाएगा? -2/a की वैल्यू p। दिक्कत कुछ? -b/a, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 2/p, ठीक है। अभी ये अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर? प्रोडक्ट के बराबर है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c/a मतलब 3p/p, ठीक है, 3p/p। तो p से p किएगा क्या होगा? कैंसिल होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया? 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम अल्फ़ा इंटू बीटा 3 रख देंगे, क्यों? क्योंकि देखिए सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये 2/p और यहाँ से 3, तो यहाँ से p की वैल्यू आप निकाल लोगे 2/3, क्रॉस करके 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो डैट इज योर आंसर इज ए, ठीक है। तो देखिए ये किस पे था? ये बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट ये होता है और उसका सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, ठीक है। ये पढ़ा होगा आपने, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ओके।
तो बस आपको एक नंबर में ही क्वेश्चन था, समझना था, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, ये रहा और ये इसकी वैल्यू रही इज इनकंसिस्टेंट देन के। अब इनकंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशंस। क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब नो सॉल्यूशन कब मिलता है, जैसे कि एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, यानी दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, तो उस समय कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पैरेलल कब होता है लाइन, तो आपने पढ़ा होगा कि A1/A2 इजकल टू B1/B2, ठीक है, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। A1/A2 इजकल टू B1/B2, जब ये कंडीशन होता है तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, 3/2k-1 A1/A2 हो गया, क्योंकि फॉर्मेट यही लिखते हैं हम लोग, AX + BY + C = 0, यही कंसेप्ट होता है। तो A ये रहा, B ये रहा, अभी A1 B1 लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसे रहा 3/2k-1, ठीक है। अभी BY मतलब यहाँ पे 1 होगा, BY के आगे 1, यहाँ पे क्या है k-1, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इज इनकंसिस्टेंट देन k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3k-3, ये हो जाएगा 2k-1, ठीक है। तो इधर चला जाएगा तो k बचेगा और इधर चला जाएगा तो +2, तो k की वैल्यू 2, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो एक बार आंसर, ठीक है, यही होगा, ठीक है। आप एक बार पढ़िएगा इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, यानी एक इक्वेशन ऐसे है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप लीनियर इक्वेशन लिखते हो 2x + 6y = 0, तो वो एक लाइन ही है, ठीक है। तो दूसरा लाइन ऐसे बना तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर ये कटते हैं एक पॉइंट पे तो ये सॉल्यूशन है। अगर एक के ऊपर एक लाइन बनता है तो वो क्या होगा, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस, क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके, ठीक है। एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसके लिए अपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। क्योंकि सब लाइन एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे, जैसे दो लाइनें एक के ऊपर एक होगी तो मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अभी सिर्फ इतना हो जाए, ये सब इसके इक्वल हो जाए, ये नॉट इक्वल हो, तो उस समय क्या होगा, नो सॉल्यूशंस, ठीक है। अभी बस ये इक्वल नहीं हो तो यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो, आप एक बार इसको रिवाइज करिएगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन मिलना, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन के लिए ही था कि पहले का A1/A2 = B1/B2, ठीक है। दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल हो जाएगा और पैरेलल हो जाएंगे, बस इतना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, इफ़ द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, यानी एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के बारे में आपको जानकारी होगा कि ये लाइन इससे पैरेलल होता है और ये लाइन इससे पैरेलल होता है, P, Q, R और S, ठीक है। टेकन इन ऑर्डर, P की वैल्यू क्या है, 3 और 4 है, क्या है, 3 और 4 है, ठीक है। ये 3 और 4 का कोऑर्डिनेट है। अभी दूसरा क्या है, -2 और 3 का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये वाला Q। आप देख सकते हो लाइन वाइज लिखा है PQR, R की वैल्यू -3 और -2 है, ठीक है। अभी बोला है कि S का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो देखो इस S का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए कि जब भी पैरेललोग्राम्स हों, ठीक है, तो ये अगर डायगोनल्स है और ये भी डायगोनल्स होता ही है, तो ये एक मिड पॉइंट हो जाता है। जो बीच वाला पॉइंट है ना, वो ये मिड पॉइंट होगा, यानी ये वाला अगर वैल्यू 5 का है तो ये भी कितने का होगा, 5 का। ये 6 का तो ये भी क्या होगा, 6 का। यही कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि ये जो पॉइंट होगा मिड पॉइंट होगा, और हमें पता क्या है, ये डायगोनल पता है और ये भी डायगोनल्स हमें पता नहीं है, लेकिन ये मिड पॉइंट होगा तो सबसे पहले हम ये मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या फार्मूला, जैसे आपने एक लाइन खींचा, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 था, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 था, ठीक है। तो बीच में कोई मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x1 + x2 का 2 और ये y1 + y2 का 2, तो यही आपका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। यानी इसको और इसको जोड़िएगा, 2 से डिवाइड करिएगा, फिर इसको और इसको जोड़िएगा, 2 से डिवाइड करिएगा, मिड पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो मिड पॉइंट वाले फार्मूले से, ठीक है। तो देखिए हम डायरेक्टली करते हैं।
हमें P पता था, जैसे P होगा यहाँ पे, Q होगा यहाँ पे, R होगा यहाँ पे, S होगा। तो यही हमारा डायगोनल है, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ से निकलेगा। P का कोऑर्डिनेट क्या है देखिए, P का 3, X की वैल्यू 3, R की वैल्यू -3/2। तो ये एक जीरो कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। फिर दूसरा ये X वाला हमने निकाला ना, अब Y वाला निकालते हैं। तो ये क्या है, 4 + 4 और -2 है ना, क्योंकि देखो R का कोऑर्डिनेट लेना था और P का, PR ऐसे लाइन में चलते हैं, PQRS, ठीक है। तो 4 - 2, तो 2/2 दैट इज़ 1। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1। तो 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 कोऑर्डिनेट हो गया इसके बीच के, ठीक है। तो ये 0 और 1 आ गया इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। अभी आपको Q का कोऑर्डिनेट पता है, -2 और 3, ठीक है। और ये 0 1 है, तो आप इसका निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो ये भी मिड पॉइंट होगा इस लाइन का, ये जो ये लाइन है ना, इसका मिड पॉइंट ये है, इस लाइन का भी मिड पॉइंट यही है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो x 0, इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो देखो क्या हो जाएगा, x1 और y1, ठीक है। तो आप निकाल लोगे, मिड पॉइंट 0 रख देना, x1 + -2/2 ऐसे क्रॉस कर देना, 0 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू 2, ठीक है। इसी तरह ये वाला y भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लिख दोगे 3 + y1/2, क्योंकि ये y1 + 3/2 और ये y कोऑर्डिनेट क्या था, 1, 2 1 2, 2 1 2 -1, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा -1 और 2, यानी 2 - 1 C, ठीक है। बस आपको कंसेप्ट इसमें यही था कि मिड पॉइंट आपको आना चाहिए। मिड पॉइंट अगर आपको आता है तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब क्या था कि अगर आपके पास पैरेललोग्राम है तो ये मिड पॉइंट होता है। तो इस लाइन के लिए मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना, फिर इस लाइन के लिए मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब मैंने मिड पॉइंट का फार्मूला बता दिया आपको, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन था पीछे वाले में जो हमको सॉल्व करना था, देखिए क्या था क्वेश्चन। देखिए एक ट्रायंगल ABC और PQR है, AM और PN क्या है, एल्टीट्यूड्स है। जैसे आपने एक ट्रायंगल ABC बनाया, ABC, ठीक है। अभी इस पे क्या है कि एक ऐसे परपेंडिकुलर हो गया AM, ठीक है। और PQR पे क्या है, PQR पे एक परपेंडिकुलर है PN, ठीक है, 90 90, ठीक है। तो बोला क्या है कि अगर ये इसके परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है, अगर AB² PQ² 4:9 है, यानी इसका स्क्वायर करिएगा इस वाले का और इसका स्क्वायर, तो 4/9 मिल रहे हैं, ठीक है। देखो भाई जब स्क्वायर कर रहे हो ना, AB² अपन PQ², तो 4/9 है, तो AB और PQ का रेशियो क्या होगा आप निकाल लोगे, AB/PQ क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3। तो बोला क्या है, AM और AN का रेशियो बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड्स है कि दोनों फिगर क्या हैं, सिमिलर है, ठीक है। आप समझ लो थोड़ा ध्यान से, अगर एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, दोनों सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर बोले तो क्या होता है कि ये फिगर आपस में शेप में सेम है, भले ही साइज आगे पीछे हो सकता है। शेप बोले तो ये अगर यहाँ पे एंगल अगर A डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा, A डिग्री होगा, यहाँ पर B है तो यहाँ पर भी क्या होगा, B डिग्री, यहाँ पे C डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा, C। सिमिलरिटी का कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें एक रूल चलता है कि AB अगर ये ऐसे ट्रायंगल सिमिलर है, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है, ठीक है। तो AB/PQ = BC/QR = AC/PR, ठीक है। ये रूल चलता है, ठीक है। और एक और चीज़, अगर एल्टीट्यूड आप ड्रा कर दो तो एल्टीट्यूड भी वही हो जाएगा। जैसे मान लो इसका AM नाम है, तो AM/ये PS है, मान लो AM/PS है, ठीक है, PS, ठीक है। तो याद रखिएगा एल्टीट्यूड भी उसी रेशियो में बढ़ जाता है, बस यही कंसेप्ट था। तो यहाँ पे क्या था आपका, 2/3 आया था ना, AB और PQ 2/3, तो जो एल्टीट्यूड भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है, 2:3, ठीक है। तो बस यही जानना था कि जब भी ट्रायंगल्स हो तो जो उसका एल्टीट्यूड्स होता है वही रेशियो में हमें बढ़ जाता है। जैसे अगर ये x और y है तो ये भी क्या हो जाएगा रेशियो, x और y,
ऐसे 4-3 का रेशियो है तो ये भी क्या हो जाएगा 4 और 3 का एल्टीट्यूड्स, ठीक है। और एरिया के लिए क्या कंसेप्ट था, साइड का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कर दो और इस 3 का स्क्वायर कर दो तो एरिया, पहले का एरिया बटा दूसरे का एरिया, ठीक है। आप पढ़े हो गए, ये सब फार्मूला बेस्ड कंसेप्ट है कि एरिया निकालना होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का हम स्क्वायर करते हैं या एल्टीट्यूड्स का स्क्वायर कर दो, ठीक है। दिक्कत कुछ नहीं, ठीक है। अब ये मीडियन होता है ना, तो मीडियन के लिए वही कंसेप्ट होता है। अगर मान लो मीडियन होता है लाइन्स, तो मीडियन के लिए वही सीधे टर्म लगा देते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है कि tan 60 cos 60 sin 60 cot 60 tan x, तो ये सिंपल है, आप बस फार्मूला में रखिएगा। अब यहाँ पर tan 60 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, √3 होता है, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, cot 60 क्या होता है 1/√3 होता है, ठीक है। सॉल्व करिएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या होगी 1/√3, ठीक है। 1/√3 किसकी वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू है, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, ये वैल्यू पुटिंग था बस, जैसे आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू ये आएगी, तो tan 30 की वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin थीटा प्लस cos थीटा √2 है, तो tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होगा, ठीक है। देखो sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है, तो ये √2 है, तो ये √2 हुआ है, तो हमें ये पता करना है tan थीटा प्लस cot थीटा। tan की वैल्यू क्या होती है sin/cos, और cot की वैल्यू क्या होती है cos/sin, ठीक है। अभी इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो cos इंटू साइन, फिर साइन स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1/cos इंटू साइन, ठीक है। मैंने इसको छोटा किया, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है sin/cos, cot की वैल्यू cos/sin, इन दोनों का एलसीएम आपने लिया cos इंटू साइन आया, फिर cos से डिवाइड किया तो साइन बचा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन से डिवाइड किया तो cos स्क्वायर। अभी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। बस इसकी वैल्यू में बतानी है। तो देखो साइन प्लस cos √2 है, तो cos इंटू साइन हम निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए इसका पूरे का स्क्वायर कर दो, a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 इधर चला जाएगा, तो 2 में से गया 1, 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा 1, तो sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा 1/2 नीचे आ जाएगा, तो cos थीटा sin थीटा 1/2, तो 2 पर चला गया, दैट इज 2, ओके। तो आप चेक कर सकते हो, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप हीट एंड टाइल्स पे करके कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बस देखिए मैंने कुछ किया नहीं, tan का फार्मूला रखा sin/cos, cot का cos/sin, एलसीएम निकला, ये क्या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 पता था 1 लिखा, नीचे cos इंटू साइन बचा था, तो cos इंटू साइन लाने के लिए मैंने इसका स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, इसका भी और इसका भी, तो √2 का 2 वैल्यू हो गया और ये फार्मूले पर हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। तो 1 को मैंने इधर बचा था, 2 में से 1 गया 1, 2 sin, फिर sin थीटा cos थीटा निकालने के लिए 2 नीचे गया 1/2, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 1/1/2, तो 2 पर चला जाता है, दैट इज 2, ठीक है, ओके। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि D यानी ये लाइन इससे पैरेलल है, ए की वैल्यू A है और EC की वैल्यू B है, D X है, तो आपसे पूछा है BC Y है, तो कौन सा रिलेशन सही होगा, बस यही पूछा आपसे, ठीक है। तो देखो एक कंसेप्ट होता है कि जब भी एक ट्रायंगल्स है और ये लाइन इससे पैरेलल है, ठीक है, तो अगर ये x है और ये पूरा y है, तो क्या संबंध होगा x/y, और ये अगर a है और ये b है तो a/b, ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है ना कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होते हैं, जैसे बता दूं आपको कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो ये एंगल अगर x है तो ये भी x होता है, ये अगर y है तो y, दैट इज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। दो लाइन पैरेलल हो तब, ठीक है। इसका मतलब ये छोटा सा ट्रायंगल इस बड़े वाले से क्या हो जाएगा सिमिलर, क्या हो जाएगा सिमिलर, यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल, जैसे अगर मान लो इसका नाम कोई रखते हो ट्रायंगल T1 है और बड़े का नाम T2 है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे आपस में सिमिलर होंगे, और जब सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो होते हैं, ठीक है। तो उसी के हेल्प से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आप कर सकते हो।
देखो ए ई की वैल्यू ए, ई सी की वैल्यू बी, तो ये पूरा कितना हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। ये एक्स है तो ये वाई है, तो रूल क्या चलेगा, ए ई अपान ए सी, यानी ये छोटू और उसका बड़ा, फिर डी ये छोटे ट्रायंगल का और उसका बड़ा बी सी। बस इसी रूल पे आप पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ए की जगह पे ए सी की जगह पे ए प्लस बी, डी की जगह पे एक्स बाई वाई, ठीक है। ठीक है, तो आपको एक्स निकालना आता तो एक्स यहीं पर आने दीजिए, ए वाई अपान ए प्लस बी, हो गया ना, बस सही है, ठीक है। यही कंसेप्ट था आपका। अब 10th क्वेश्चन क्या है तो आप एक बार पढ़ सकते हो 10th में क्या दिया है। देखिए यहाँ पे दिया गया कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम होता है कि आपको पता ही होगा, सॉरी ट्रेपेजियम का फिगर तो ये नहीं रहा, ठीक है। देखिए ट्रेपेजियम का मतलब इसमें आपको ऐसा, ठीक है, यानी एक पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होता है और ये पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। AD पैरेलल टू BC बोला है, तो आप एक फिगर बना लीजिए ABCD, यानी AD पैरेलल टू BC, ठीक है। तो ऐसा कर लीजिएगा AD, ठीक है। AD की वैल्यू 4 है, और इधर डायगोनल AC, डायगोनल जो AC है, ठीक है, और BD इंटरसेक्ट ईच अदर, ABCD, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, सच दैट AO यानी AO बाई OC यानी AO बाई OC इजकल टू DO बाई OB के बराबर, ठीक है, इजकल टू 1/2, ठीक है। AO बाई AC अपन DO बाई OB इजकल टू 1/2, देन BC की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये वाले, ठीक है। देखो अगर आप ये इससे पैरेलल है तो यहाँ पर अगर x डिग्री होगा तो यहाँ पर भी x होगा। आप पढ़े होगे कि जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं तो अगर यहाँ पे x डिग्री है तो ये भी क्या होगा x, अल्टरनेट इंटीरियर आपने पढ़ा होगा। ये L इज़ पैरेलल टू M, ठीक है, L लाइन M से पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x डिग्री है तो ये भी क्या होगा x, यहाँ पर y है तो ये भी क्या होगा y, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दिया है कि अगर क्या बोलते हैं कि ये DO बाई OB 1/2 है, यानी DO बाई OB इज़ 1/2, ठीक है। इसका मतलब ये वाला एंगल इससे इक्वल था, ये इक्वल था, इसका मतलब ये ट्रायंगल इससे क्या हो गया, सिमिलर, क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो लिखेंगे हम क्या, AD यानी ऐसे लिखेंगे AOD सिमिलर टू ट्रायंगल AOD सिमिलर टू BOC, यानी AOD सिमिलर हो गया BOC के बराबर, ठीक है। तो AO बाई OC 1/2, यानी 1 हिस्सा है, ये 2 हिस्सा है, DO क्या है 1 और OB भी क्या है 2, यानी इसका मतलब ये एक पार्ट से और ये भी क्या है एक पार्ट से, ठीक है। और AD की वैल्यू 4 है, तो देखो एक के लिए 4 है तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 8, यानी ये साइड अगर एक लेंथ का है तो ये 2 लेंथ का है, तो ये ट्रायंगल नहीं से सिमिलर है। सिमिलर क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब यहाँ का x इससे मैच कर जाए और कोई एक y मैच कर जाए, बस दो एंगल इक्वल होंगे तो फिगर सिमिलर हो जाएगा। जैसे ही सिमिलर होगा तो रेशियो में चलता है, कहानी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो ये 1 के लिए 4 था तो 4 2 जाएगा, क्योंकि 2 गुना हो रहा है ना, ये 1 से 2 हो गया, ये भी 2, तो ये 4 से 8 हो जाएगा, ठीक है। एक रिलेशन होगा 8 वाला, ठीक है। तो देखिए 11th क्वेश्चन क्या है, तो 11th क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड, अगर दो टेंजेंट्स है जो कि इंक्लाइंड हैं एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू ए सर्कल, यानी सर्कल पे उसको ड्रा कर दिया गया। जैसे दो टेंजेंट, एक टेंजेंट ये रहा, एक टेंजेंट ये रहा, और दोनों के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री। रेडियस क्या है आपका 3, ठीक है, सेंटर रेडियस 3 है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, यानी इस हर टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, टेंजेंट यही होता है, आपको पता होगा टेंजेंट क्या है। जैसे आपने कोई सर्कल खींचा और बाहर से कोई पॉइंट से एक लाइन खींच दिया, इट्स ए टेंजेंट, ठीक है। और आप पढ़े होंगे सेंटर से जब भी हम लाइन ड्रा करते हैं वो क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा और इसकी वैल्यू 3 है। अब ध्यान से आप देखोगे ये भी क्या होगा 3, तो ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, आप समझिए बात को। कॉन्ग्रुएंट फिगर तभी होता है जब कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करे, जैसे राइट एंगल ये मिल गया, ये एक साइड मिल गया और ये कॉमन साइड हो गया 90 के सामने हाइपोटेनस,
तो RHS से दोनों फिगर क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बोल सकते हो। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, क्यों कॉन्ग्रुएंट हुआ आप समझ सकते हो। यहाँ पे एक 90 ये रहा, ये 90 ये रहा, ये रेडियस 90 के सामने हाइपोटेनस ये रहा, इसमें भी वही है। तो RHS राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड से दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हुए, तो ये वाली वैल्यू 30 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी 30, इक्वली बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी हमें पता करना है इसका लेंथ। ठीक है, तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आप ध्यान से देख सकते हो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे 30 डिग्री है, हमें ये पता है 3, क्योंकि देखो 90 पे 3 है ये, हमें ये पता करना है। ठीक है, देख सकते हो आप ये बेस, तो आप जानते हो कि परपेंडिकुलर बाई बेस का कंसेप्ट लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो 1030 इजकल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, 1030 की वैल्यू रख दीजिएगा और परपेंडिकुलर क्या है आपका 3 है, बेस नहीं पता है, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिक्कत क्लियर। ठीक है, 3√3 होगा, आप चेक कर सकते हो। तो बस हमें जानना था कि क्या कंसेप्ट था। तो बस याद रखिएगा, बाहर से किसी पॉइंट से आप टेंजेंट उठा करोगे, दोनों टेंजेंट क्या होंगे इक्वल भी होंगे, ये भी कंसेप्ट याद रखिएगा। सेंटर क्या डालेगा 90 डालेगा, ये भी कंसेप्ट याद रखिएगा। दोनों फिगर क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ओके, और ये वाला भी एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, बात क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए सेकंड वाला है, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखो एक वर्ड है इनस्क्राइब्ड, इनस्क्राइब्ड का मतलब स्क्वायर के अंदर उसको ऐसे बनाया गया है सर्कल। ठीक है, अभी बोलता है सर्कमस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब बाहर से ऐसे टच करते हुए। ठीक है, दैट इज अ सर्कमस्क्राइब्ड, ये सर्कमस्क्राइब्ड, ये वाला इनस्क्राइब्ड। ठीक है, समझ सकता हो। द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया बताइए। देखो भाई ये वाला जो होगा ना, ये आपका सीधे जो लाइन हम खींचेंगे ऐसे वाला, ये डायमीटर होगा सर्कल के लिए, और ये डायमीटर किससे पैरेलल होगा, इससे पैरेलल होगा। ठीक है, होगा पैरेलल। ठीक है, इसका मतलब जो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, ये सर्कल का साइड है, यानी 6 का है, तो डायमीटर भी कितने का होगा 6 का होगा, तो रेडियस कितने का होगा 3 का। और आपको सर्कल के लिए अगले फार्मूला पता ही है, πr², 3 3 9। ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं। ठीक है, तो आप देखोगे थोड़ा पीछे वाले में क्वेश्चन आसान है, आगे वाले में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबाइड। यहाँ पर देखो लेंथ ब्रीथ और हाइट ऑफ ए क्यूबाइड ये रहा, यानी क्यूबाइड क्या होता है आपको पता होगा, एक ऐसा 3D फिगर जिसमें क्या होता है, जैसे हम लोग मकान है, घर है, घर का एक रूम है, जिसमें एक लेंथ हो गया, एक ब्रीथ हो गया और एक हाइट हो गया, ऐसा ही क्यूबाइड होता है, 3D कर्व शेप है। ठीक है, जैसे हम लोग का रूम हो गया, बहुत कुछ चीज़ें डब्बे हो गए। ठीक है, तो दिया द सम ऑफ द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबाइड इज इतना, एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल का मतलब ये होता है एक किनारे से दूसरा किनारा। ठीक है, ऐसे बोलते हैं डायगोनल्स। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं इसको डायगोनल। ठीक है, तो एक किनारा से दूसरा किनारा। ठीक है, ये कितना लेंथ आपका, यानी डायगोनल्स की वैल्यू है 2√3। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, यानी टोटल सरफेस एरिया बताना है क्यूबाइड का। तो आप पढ़े एक फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, है ना, LB + BS + HL, ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है। ठीक है, तो देखो हमें ये पता है और डायगोनल पता है, डायगोनल का भी फार्मूला पढ़े होगे, √L² + B² + H² इक्वल टू डायगोनल की वैल्यू। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो देखो ये पता है, ये पता है, इसके हेल्प से हमें ये क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार थिंक कर सकते हो कि अगर हमें LB × BH लाना है तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़े हो एक फार्मूला कि जब हम A + B + C का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, A² + B² + C² + 2 ब्रैकेट में AB बोल दो, BC बोल दो + C। ये पढ़ा होगा आप, इस चाहे ऐसे कर दो, 2 को सबसे मल्टीप्लाई भी करते हैं लोग, 2AB 2BC, तो मैंने अलग कर दिया। ठीक है, हमें यही निकालना था बस। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें निकालना था, तो ये वाला पार्ट हम निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला यही है। ठीक है, तो यहाँ पे L रख दीजिएगा, यहाँ पे B, यहाँ पे H, A इज़ L, B इज़ ये। ठीक है, और सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखो तो आपने अभी देखा था कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी अवेलेबल्स, तो हमारे पास अवेलेबल थी L² + B² + H² किसके बराबर था, आपका डायगोनल की वैल्यू थी आपकी 2√3। अभी मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा, L² + B² + H² इक्वल टू 4 3 जा 12। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये आ गया। तो अब यहाँ पे आप जो पूरी वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, क्योंकि L होगा, ये B होगा H। ठीक है, अभी A + B + C भी हमें पता था, कैसे पता था, देखो लिखा है द सम ऑफ लेंथ, ये दिया था लेंथ ब्रीथ और हाइट का सम कितना है 6√3
3 है, ठीक है। पीछे आप देख सकते हो 6√3 है। तो यहाँ पे जो है ना ये l प्लस बी प्लस है, तो 6√3 लिख देना यहाँ पे, 6√3 का होल स्क्वायर कर देना इक्वल टू 12। ये नहीं पता है, यही पता करना था, तो इसका स्क्वायर कर देना। तो कितना हो जाएगा 6 6 जा 36 इंटू 3। चेक कर सकते हो आप, 6 6 जा 36, ये 3 है, क्योंकि √3 का क्या होता है, जैसे √3 है तो √3 इंटू √3 दैट इज 3, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू, ये 12 था ही प्लस ये नहीं पता था मैं, 2 टाइम्स ऑफ LB बोलते हैं प्लस BH प्लस HL, ठीक है। यही निकालना था मैं, इसको इधर ले जाना, घटा देना, 108 में से 12 गया दैट इज 96, ओके, ठीक है। तो बस कंसेप्चुअल था, आपको समझना था कि हमें क्या निकालना था, हमें टोटल सरफेस एरिया बताना था। तो बस ये आपको एक फार्मूला आ देना चाहिए। वो कौन सा फार्मूला था, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, इसको रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियंस ऑफ ए डाटा इज 24, ठीक है। अभी ये बोला क्या है ना कि एक डिफरेंस है मॉड और मीडियन के बीच में। तो मॉड क्या होता है, जैसे आप कुछ नंबर लिखते हो, ठीक है, जैसे आपने नंबर लिखा, मान लो स्कूल के बच्चों का ही नंबर है, 10 नंबर का टेस्ट हुआ, तो इसमें 6 नंबर ज़्यादा बार लोग आए हैं, यानी 6 नंबर अधिक बार मिलाया है लोगों को, बच्चों को, यानी 6 2 बार आया है और बाकी सब एक एक बार है। तो मोड क्या हो गया, मोड आपका 6 हो गया, ठीक है। गिवेंस अरेंजमेंट ऑफ नंबर या जो भी चीज़ें, ठीक है, ये मोड हो गया। अब मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, सबको जोड़िएगा, जोड़ के जितने लोग हैं डिवाइड कर दीजिएगा, मीन हो गया, ठीक है। अब मीडियन क्या होता है, तो मीडियन में हम पहले जो भी नंबर दिए थे या डाटा दिए थे उनको हम या तो छोटे से बड़े में अरेंज कर लें, छोटे से बड़े का मतलब ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और जो बीच में आता है, बीच का मतलब ही ऑड होगा तो बीच में आ ही जाएगा एक ठे, देखो ये आ गया, तो मीडियन 6 हो गया, ठीक है। छोटे से बड़े करो चाहे बड़े से छोटे करो, जैसे 8 6 6 4 2, तो बीच में जो आता है वही मीडियंस है। लेकिन अगर बात आती है कि 4 लोगों, जैसे मान लो कि एक ये ना हो, 6 ना हो, तब क्या होगा, तब भी कहानी सेम ही रहेगी, बस यहाँ पर बीच में 2 लोग आ जाएंगे। तो ये 2 लोग जो बीच में है ना, इनको जोड़ के आपको 2 से डिवाइड कर देना है, यही क्या होगा आपका मीडियंस, क्या होगा मीडियन, ठीक है। तो आपने इतनी बातें जाने कि मीन क्या होता है, मीन मतलब एवरेज, जितने लोग हैं, जैसे आप एवरेज निकालते हो सभी को जोड़ो, 1 2 3 4 5 लोग तक डिवाइड कर दो, ठीक है। मोड्स जो अधिक बार आया हो, मीडियंस बीच वाला, ठीक है। तो देखो इसका एक फार्मूला होता है, इफ द डिफरेंस लिख मोड्स माइनस मीडियंस एंड इज इक्वल टू 24, ठीक है। देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, तो बोला है मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। मीडियंस और मीन का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे। तो देखो इसके लिए एक फार्मूला पाया जाता है कि जब मीन में से मॉड आप हटाते हो, ठीक है, तो एक फार्मूला आता है 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियंस, ओके। ये फार्मूला आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। ये कंसेप्चुअल डाटा है, आप इसको चाहो तो अगर इस फार्मूले को क्रिएट करना चाहते हो तो कोई भी एक, जैसे मैंने पीछे सोचा था पैटर्न्स, जैसे ये वाला 2 6 8 4 4, तो आप इस डाटा के हेल्प से इसको प्रूव कर सकते हो या वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। यदि सिंपल भाषा में रट्टा मार लो, मीन में से मोड घटाएंगे तो 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मोडियन होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको दिया क्या है कि इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, ठीक है, मोड और मीडियन दे दिया है, ठीक है, ठीक है। तो मॉड और मीन का दे दिया है, मीडियन और मान का पूछ रहा है, ठीक है। मॉड और मीन का दिया हुआ है, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन मॉड एंड मीडियन, ठीक है, मॉड और मीडियन का दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस फार्मूले से कैसे सॉल्व करो, सोचिए थोड़ा सा। देखिए इस फार्मूले जो मैंने ये फार्मूला बताया ना, इस फार्मूले को थोड़ा आपको अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करके ऐसा टर्म क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, देखिए क्या था, मीन, जैसे था मीन, ये मीन माइनस मॉड, ठीक है, इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन, ठीक है। देखो ये 3 टाइम्स का मतलब 3 से गुणा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पर मीन हो गया, ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है, ये इधर चला गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मीडियंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, ठीक है। चाहो तो आप इसको भी इधर ही भेज दो, ठीक है। ये देखो 3 टाइम्स ऑफ मीन इधर आ गया, अब 3 टाइम्स ऑफ मीडियन भी इधर ही भेज दो, तो प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। देखो कैसे 3 मीन, हाँ,
इक्वल किधर आएगा तो माइनस, ये माइनस था तो इधर आएगा तो प्लस, ठीक है। अभी मॉड है, क्या है मॉड है, तो मॉड माइनस में तो इसको इधर भेज दो, ठीक है। अभी देखो ये मीडियंस है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक मीन है, ये मीन है, ठीक है। तो आप इसको घटाओगे तो देखो क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ मीडियंस माइनस ये मीन में से एक, तो 2 मीन हो जाएंगे, ठीक है। 2 मीन इक्वल टू मॉड, ठीक है। अभी एक मीडियन हम इधर भी भेज सकते हैं, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मीडियंस माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन इक्वल टू, ये मीडियन इधर जाएगा तो मॉड माइनस मीडियन हो जाएगा, ठीक है। मॉड माइनस मीडियन, ठीक है। तो अब देखो हमारा पहले यही दिया था कि मॉड और मीडियन का डिफरेंस कितना है, दिया ना, मॉड और मीडियन का। तो यहाँ पर 24 आप रख देंगे, ठीक है। 24 हो जाएगा, मॉड माइनस मीडियन 24 इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पर 2 कॉमन होगा दोनों में। तो हमें पूछा था क्या, मीडियंस और मीन का डिफरेंस पूछा है ना, मीडियन और मीन का डिफरेंस, ठीक है। तो 2 से आप डिवाइड कर दोगे, दैट इज़ 12, ठीक है। तो इसका आप डायरेक्ट फार्मूला एक और याद कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। वो क्या फार्मूला था मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने जो डिराइव किया अभी वही फार्मूला, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ मीडियंस माइनस मीन, ठीक है, इक्वल टू मॉड माइनस मीन, मॉड माइनस मीन, ठीक है। पहले यही दिया था, मॉड माइनस मीडियन, सॉरी, ठीक है। मॉड और मीडियन का डिफरेंस 24 है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, मॉड और मीडियन से, ठीक है। मॉड माइनस मीडियन, ठीक है, इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन माइनस, इस फार्मूले को आप याद कर सकते हो, और पहले वाला तो बताया नहीं याद कर सकते हो, दोनों याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाई सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस इतना, ठीक है। जैसे एक सर्कुलर व्हील है, अब इसका रेडियस आपको ही दिया है 0.25, ठीक है। इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 11 किमी, अब ये रोल कर रहा है, रोल करेगा तो आप जानते हो, जैसे ही जो चक्का है, चक्का अगर एक बार रोल करेगा तो ये रास्ता इतना कवर करेगा, ये रास्ता क्या होगा, 2πr होगा। यानी ये जो लेंथ होता है ना बाहर का बाउंड्री का, यही जैसे चक्का नाचेगा तो कैसे चलेगा भाई, जब नाचेगा तो ये लेंथ चलेगा 2πr। तो ये 2πr लेंथ एक चक्कर में चला, एक रिवॉल्यूशन में चला, ठीक है। इसमें जाना कितना है, 11 किमी जाना है। तो 11 किमी का मतलब टोटल डिस्टेंस, अभी किमी है तो किमी को चेंज कर दो मीटर में, 11 मीटर। अभी रेडियस ये रहा था 2π की जगह 22/7 इंटू रेडियस का 0.25, ठीक है। इसे सॉल्व करके आप निकाल सकते हो कितना राउंड आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। बस आप याद रखिएगा, जब भी पहिया नाचेगा एक रिवॉल्यूशन तो अपना 2πr जाएगा, दैट इज सर्कम रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट 16, ठीक है। 16 में क्या दिया है कि आप देख सकते हो, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस, ये फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये क्लास है, ये फ्रिक्वेंसी है, सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियंस इन मॉडल क्लास, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने बोला था कि मॉडल क्लास का मतलब ऐसा जगह जहाँ पे एक चीज़ कई बार है, ठीक है, सब देख सकते हो। फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे 0 से 5 नंबर है, मान लो स्कूल में मिल रहा था, या क्लास दिया ही है, 0 से 5 क्लास है, ठीक है। तो उसमें 10 बच्चे हैं, 5 से 10 के बीच में 15 बच्चे हैं, स्कूल है मान लो छोटा मोटा कोई, ठीक है। ऐसे हो गया, आप थिंकिंग कर सकते हो जैसे भी मानना है, ठीक है। जैसे 5 से 10 रुपये का सामान है, 15 है उसमें सामान, ठीक है। तो आप देखोगे सबसे अधिक जो मॉडल क्लास होगा, जहाँ पे सबसे अधिक लोग हैं वो ये है, ठीक है, मॉडल क्लास, ठीक है। यानी 15 से 20 के जो बीच वाले हैं लोग हैं, ये सबसे अधिक बार इसमें 20 है, ठीक है। द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन, तो मीडियन का जो लोअर लिमिट होगा, मीडियन मतलब जब आप अरेंज करोगे तो बीचों बीच वाला, ठीक है। तो बीचों बीच वाला कौन होगा, देखो ध्यान से आप, ये 10, 15, 25, 25, 12, 37, 37 ना 46, ठीक है, 37 ना 46, 46 से 20, 66, टोटल लोग क्या है, 66 लोग हैं। और इसके बीचों बीच में कौन आएगा, तो आप देख ही सकते हो 33, यही में इसी में होगा, 33 और 34 होंगे बीच में, 33 और 34 वाले होंगे बीच में, ठीक है, यही होगा आपका, ठीक है। तो इसमें मिलेंगे 25, 12, 37, यानी ये वाला, ठीक है। तो बोला है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियंस 10 हो गया। देखिए मैंने मीडियन कैसे पहचाना भाई, देखो टोटल्स लोग कितने थे, 29, 12, 41, 15, 56, 56, 10, 66 लोग टोटल थे। अभी 66 लोग हैं तो बीचों बीच में आएगा आपका
डिवाइड करो 33 आएगा और 34 आएगा, तो 33 34 इसी में मिलेंगे। तो इसका मतलब लोअर लिमिट क्या होगा मीडियन का, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियंस। तो लोअर लिमिट हो गया 10। और फिर मॉडल क्लास का लिमिट लेंगे 15, तो 15 10 25। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अभी मॉडल क्लास कैसे समझा, तो इसमें 15 से 20 के बीच में 20 लोग थे यार, 20 लोग मतलब ज़्यादा लोग हैं, दैट इज़ मॉडल क्लास, यानी मॉड हो गया वो। इसका लोअर लिमिट 15, अभी इसका मीडियन का लोअर लिमिट ये रहा 10, तो 25 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 17 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को हमने फेंका ऐसे, ठीक है, रोल्ड किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस। 6 जो होगा ना आपका एक बार आए, 6 आपका एक बार आए, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार है। तो आप देखो जब 2 डाइस आप फेंकोगे तो टोटल केसेस क्या होंगे, 6 6 या 36 आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा भी होगा। इससे पहले पे 1 2 आया, दूसरे पे 1 1 आ सकता है, ऐसे 36 केसेस बनेंगे। ठीक है, हमें बोला है कि 6 विल कम एट लीस्ट वंस, 6 कम से कम एक बार आए। कम से कम एक बार आने का मतलब ये सर्टेन है कि 6 एक बार आना ही है। ठीक है, ठीक है, एक बार आना ही है। तो अगर मान लो पहले पे 6 आता है तो क्या आ सकता है यहाँ पे, 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, 6 कम से कम एक बार आए। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ कितने बार आएगा, एक बार, यानी सबसे आगे वाले पे 6 फिक्स हो गया, ऐसा बोल सकते हो, ये 6 बार हो गया। ठीक है, अब इस वाले में क्या होगा कि ये 2 बार भी कहीं आया होगा 6 6 करके। ठीक है, अभी अब क्या होता है, पीछे वाले पे 6 फिक्स करते हैं तो आगे वाला चेंज होता रहेगा, 1 6, ठीक है, 2 6। इसमें भी एक बार आप देखोगे 6 6 आया होगा, तो ये तो कॉमन हो गया ना दोनों में। ठीक है, इसका मतलब एक डिलीट करना पड़ेगा, तो बचा कितना आपका, ध्यान से पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार 6 आया हो। ठीक है, एक बार 6 कम से कम आया हो। ठीक है, तो 11/36 बोल सकते हैं हम, सोच के बोलिएगा। मैंने एक आइडिया बताया कि 6 आप आगे फिक्स कर लो तो ये पीछे वाला चलता रहेगा, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये वाला 6 6 दोनों पा गया। ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अब आगे क्या, अब 6 को तुमने पीछे फिक्स कर दिया, 1 6 2 6 3 6। ठीक है, पैटर्न चेंज होगा ना, 4 6, लेकिन एक बार 6 6 और आ जाएगा, इसका मतलब 2 हो गया ना, तो एक ही हम लेंगे इसमें से, तो 11, 6 ऊपर से और एक इसको हटा दो, 11 6 5 11। ठीक है, तो आपका 11/36 आंसर होगा इसके लिए। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, आइडिया लगाएगा अपने माइंड से 3 मिनट में। ठीक है, तो आप ये समझ गए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए क्या है, 5 10 बीटा इक्वल टू 4। ठीक है, ये 4 की वैल्यू है, तो ये पूछा आपसे ये वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, तो आप कर सकते हो, तो सिंपल ही है। अभी देखो जैसे ये लिखा है ना 5 sin बीटा, ठीक है, -2 cos बीटा अपन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर 10 बीटा में पता है, तो 10 बीटा की वैल्यू क्या आप देख सकते हो, 10 बीटा इक्वल टू 4/5, दैट इज 5 इज नीचे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर साइन है, साइन को हम 10 बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, तो इसको हम कॉस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें भी क्या किया, कॉस से डिवाइड किया, इसमें भी कॉस से और इसमें भी कॉस से। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 10 पता है, मैं 10 से साइन भी निकाल सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। साइन की वैल्यू आप निकालोगे तो 3/5 आएगा, आप निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने कॉस से डिवाइड करने का पर्पज़ किया था कि मेरा टाइम बचे, तो साइन ये कॉस क्या हो जाएगा, 10 बीटा हो जाएगा। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो 2 बना। अब ये देखो यहाँ पे भी साइन बाई कॉस है, ये भी क्या हो जाएगा, 5 10 बीटा हो जाएगा, और प्लस 2, ये भी कॉस से कॉस कैंसिल। ठीक है, अब आसान हो जाएगा आपका। जैसे देखो ये साइन बाई कॉस करोगे तो 10 बीटा, अब ये वाला कॉस से कॉस कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल, नीचे वाला भी 5 10 बीटा और प्लस 2। ठीक है, वो माइनस है। ठीक है, अब आपका लो 10 बीटा की वैल्यू बस आंसर है, दिक्कत कुछ नहीं है। ठीक है, 10 बीटा की वैल्यू दी थी, 4/5 पुट कर लो, ये देखिए क्या दिया है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट आपका इतना है। ठीक है, तो पहला नंबर आपका, पहला नंबर दूसरा नंबर, दोनों का प्रोडक्ट 5 इतना है। ठीक है, अंदर एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आपका है 70, और इसकी एलसीएम कितनी दी है, एलसीएम दिया है 340। ठीक है, तो बोला है कि स्टेटमेंट प्रेजेंट क्वेश्चन है कि एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ जो होता है हमेशा फैक्टर होता है एलसीएफ, तो सही बात है, एलसीएम का फैक्टर होता है एचसीएफ। ठीक है, देखिए कैसे आप पहले इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो कैसे फार्मूला था कि पहला नंबर
इंटू दूसरा नंबर, ठीक है, इक्वल टू HCF इंटू LCM। आप इन दोनों को गुणा करोगे ना तो ये आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। 57 ठीक है, 5780, ओके। ये अभी बोल रहा है ना HCF इज ऑलवेज ए फैक्टर। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप देखो 2 यहाँ पे आपका 10, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम हम निकालते हैं तो एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा, आप चेक कर लेना। HCF कितना आएगा 2 आएगा। तो जो HCF है ना एलसीएम का हमेशा फैक्टर होगा। देखो 2 5 10 कटता है ना भाई। फैक्टर का मतलब ही क्या होता है, ये फैक्टर तभी है इसका जब भी इसको कटा दे पूरा पूरा, ठीक है, हो गया ना। तो कहने का मतलब ये तो HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है। HCF जो होता है हमेशा ये सही है पहला स्टेटमेंट, दूसरा सही है, रीजन सही है, और पहला भी सही है क्योंकि प्रूफ हो ही गया। ये भी पहला स्टेटमेंट था, प्रोडक्ट इनका मल्टीप्लाई करें कितना आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें बोल क्या रहा है ये वाला ऑप्शन कि असर्शन और रीजन सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एक क्या आपको लगता है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? अभी हमें ये पता है कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा था, तो हम फार्मूला पढ़े थे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर लिखना है, ठीक है। लेकिन जो आप ये बोल रहे हो सेकंड वाला ना कि HCF ऑलवेज फैक्टर होगा एलसीएम का, तो इससे कोई पहले वाला रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। पहले वाले से रिलेशन है नहीं, क्योंकि पहले वाले में LCM इंटू HCF पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि पहला जो नंबर होगा LCM और पहले नंबर में जो पहला नंबर होगा उसमें HCF फैक्टर होगा, ये बोल सकते थे, ठीक है, ऐसी चीज़ें। और दूसरा वाला ऑप्शन देखो, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज ए नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यही है, रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा हट के बोला ना कि बोल सिर्फ रहा है कि HCF जो होता है एलसीएम का फैक्टर होता है। यहाँ पर नंबर की कोई बात ही नहीं थी इसमें, ठीक है। थोड़ा मोड़ा नंबर में भी चर्चा करना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इन द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड AC ऑफ द ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC है आपका, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, इसका मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट। ये 3 5 है, D नाम है इसका नाम E है, 3 -3, ठीक है, ओके। रिस्पेक्टली देन BC, तो BC देखो भाई ये BC की वैल्यू हो गई आपकी BC से बोल रहा है, ठीक है। तो आप एक पढ़े हुए कि एक मिड पॉइंट थ्योरम होता है, जैसे इसका मिड पॉइंट मैंने मिलाया तो ये लाइन इससे क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। जब ये पैरेलल होगी तो अगर ये मिड पॉइंट है तो अगर ये 5 का तो ये पूरे कितने का हो जाएगा 10 का, तो अगर ये 6 का है तो कितने का हो जाएगा 12 का। ये कंसेप्ट था, ठीक है, हम पढ़े, ठीक है, बात है क्लियर। तो बोल रहा है कि द लाइन वेरिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ओके। सही बात है कि उसने थ्योरम का तुरंत यूज किया यहाँ पे, ये दोनों सही जाएंगे, बहुत अच्छा सही, ठीक है। क्योंकि उसने बोला कि मिड पॉइंट है, हाँ तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा तो आप यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला एक लगाना। देखो ये -3 है, क्योंकि हमें ये बोला है कि 20 होगा, तो 20 होने के लिए इसको 10 होना पड़ेगा, तो 10 होने के लिए इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आप चेक कर लो, -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये -6 बनेगा तो 36 और ये 8 8 64, 36 और 64 कितना हो जाएगा 100 का मतलब है 10, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि उन्होंने बोला BC 20 है। अगर यहाँ पर BC की वैल्यू उन्होंने 24 बोला होगा तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि आपको डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो देखिए असर्शन और रीजन में क्या है ना कि आपको कुछ ना कुछ करना है, बिना कि आप आंसर दे नहीं पाएंगे। ये 10 हमने निकाला सॉल्व करके डिस्टेंस फार्मूले से, तब ये 20 हुआ बाय द थ्योरम। तो जब ये 20 हुआ तो इस 20 का एक्सप्लेनेशन यहाँ से मिला, द लाइन वेरिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल निकला, ठीक है। अब इसके पहले वाले में क्या था, बस ये इतना बोल के निकल गया था। इसको बोलना चाहिए था कि हम 2 नंबर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे हमारा सिर्फ के बराबर होता है। तो जो सेकंड नंबर होता है, सेकंड नंबर में HCF कंटेंट होता है, ये बोलना चाहिए था, ठीक है। फर्स्ट नंबर में होता है, ठीक है, बोथ नंबर्स कंटेंट्स HCF एज ए फैक्टर, ठीक है, बात क्लियर। तो यहाँ तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।